आदरणीय अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पे वे अपना संबोधन करेंगे। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ढेर सारी चर्चा है, देश भर में कई हुई है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई तब विवाद जरूर हुई। किसी न किसी ने इसका विरोध किया, किसी न किसी ने इस पर टिप्पणियां की और किसी न किसी ने इसके सामने घोर आपत्तियां दर्ज की, क्योंकि शिक्षा एक विषय ही ऐसा है जिसमें ढेर सारे विचारों का होना जरूरी भी है और होते भी हैं। परंतु एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई 2020 में, इसका आज तक किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते वक्त इतना अच्छा कंसल्टेशन हुआ है कि सभी को अपने विचार इस शिक्षा नीति के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी को लगता है हाँ, मैं यही तो चाहता था, हाँ ये तो मैंने कहा है, हाँ ऐसे होना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगारी देना नहीं है, रोजगारी देना होना चाहिए। शिक्षा का मतलब सरकार के लिए, उद्योगों के लिए क्लार्क्स खड़े करना नहीं है। नौकरी तो सब करते हैं, परंतु केवल क्लार्क्स खड़े करना शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा मनुष्य के अंदर पड़ी हुई शक्तियों की अभिव्यक्ति है और उसको उत्कृष्ट बनाने का काम शिक्षा करती है। शिक्षा ये मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन की जो शक्ति है उसका महत्तम उपयोग करने के रास्ते पर अगर मनुष्य को ले जाती है तो ही वो शिक्षा सार्थक शिक्षा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में समग्र ब्रह्मांड को सम्मिलित करने की, जानने की शक्ति है, क्षमता है। ज्ञान मानव विकास की सभी गतिविधियों का मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत से हर बच्चे को मूल स्रोत से परिचय कराना, उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और सभी गतिविधियों के मूल स्रोत को फिर से पुनर्जीवित करने का काम ये शिक्षा है। और इसी नजरिए से ये शिक्षा नीति को बनाया गया है। मित्रों, दुर्भाग्य से एक ऐसी शिक्षा नीति बन गई थी जिसका केवल और केवल आधार रटा रटाया कोर्स बनाकर उसको नौकरी की दिशा में ले जाना। बच्चे के अंदर पड़ी हुई ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक मंच देना, उसके विकास की संभावनाओं को तराशना और उसके न केवल सिर्फ सफल व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति बनाने की दिशा में ले जाना, ये उद्देश्य कभी रहा नहीं था। इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कई विद्वानों से मेरी चर्चा हुई है। किसी को इसके अंदर रोजगारी की प्रबल संभावनाएं दिखती है, बेरोजगारी का उन्मूलन दिखता है। कुछ लोगों को इसमें प्राथमिक शिक्षा के अंदर बच्चे की अभिव्यक्ति को एक मंच देने का प्रयास दिखता है। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारा स्पेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों को अनुसंधान, R&D के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा स्पेस और बहुत संभावनाएं इस शिक्षा नीति में दिखती है। कुछ लोगों को दुनिया भर के सब अच्छे कोर्सों को भारत के अंदर लाने का एक विचार भी दिखाई पड़ता है और शिक्षा नीति को देखने का एक अलग अलग नजरिया है। परंतु मैं शिक्षा नीति को देखता हूं, ये शिक्षा नीति भारत की आत्मा का उद्घोषणा है। ये शिक्षा नीति भारतीयता की उद्घोषणा है और इस शिक्षा नीति में संपूर्ण भारत के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मनुष्यों ने जो शिक्षा के विचार रखे थे
वो विचारों को समाहित करने का काम, वो विचारों को नीचे जमीन पर लाने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने करा। आज तक कभी भी देश की शिक्षा नीति में स्वभाषा को इतना महत्व नहीं दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में हो, अपनी भाषा में हो, इस पर बहुत बल दिया है। और मैं मानता हूं कि बच्चे के विकास की नींव के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चा अपनी भाषा में पहला ज्ञान प्राप्त करे, सोचने की आदत अपनी भाषा में वो डाले और अपनी भाषा में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानकारी प्राप्त करे। और ये बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसी भी शिक्षा नीति के अंदर मन की संपूर्ण शक्तियों के विकास के लिए अगर स्पेस नहीं है तब व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकते। हमारे यहां शिक्षक को गुरु की उपमा दी है। गुरु की उपमा क्यों दी है? मति लघु लेकर जो विद्यार्थी आता है उसको, उसकी मति को, उसकी बुद्धि को जो गुरु बनाकर घर, मतलब बड़ा बनाकर घर पे भेजता है, वो ही गुरु होता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए तर्क की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्मृति की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता देने की जरूरत है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन उसको आना चाहिए। और मन की शक्ति बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर से इसकी मीमांसा करने की भी आदत होनी चाहिए। अगर इतना बच्चे में प्राथमिक शिक्षा के वक्त हम नहीं डालते हैं तो वो व्यक्ति कभी स्वतंत्र विचारों से बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सफल आदमी तो आप बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा इंजीनियर बना सकते हो, एक अच्छा वैज्ञानिक बना सकते हो, परंतु उसको अगर बड़ा व्यक्ति बनाना है तो उनकी मन की सभी शक्तियों को एक प्लेटफॉर्म देते हुए उसको उन्नत करने का काम, उसका विकास करने का काम अगर शिक्षा नीति करती है तो वो ही शिक्षा नीति सफल शिक्षा नीति मानी जा सकती है। और आप इस शिक्षा नीति के अंदर प्राथमिक शिक्षा पर जितने तत्व डाले गए हैं, इसका ध्यान से अगर अध्ययन करेंगे तो मन की शक्ति को बढ़ावा देना, इस पर बहुत बड़ा भार दिया गया है। मित्रों, देश जो बनता है, महान देश की जब रचना करनी होती है तब नदियों से नहीं होता है, पहाड़ों से नहीं होता है, भूमि से नहीं होता है, वृक्षों से नहीं होता है। महान देश महान व्यक्तियों से ही बन सकता है। और महान व्यक्ति बच्चों में से ही छुपी हुई होती है। अगर वो बच्चे को महान बनने का स्वप्न शिक्षा नहीं डाल देती उसके मन में तो वो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति को महान देश बनाने का स्वप्न अगर शिक्षा नहीं देती है तो वो शिक्षा नीति का कोई मतलब नहीं है। और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप ध्यान से देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा के लिए, इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए हैं वो सुझाव के अंदर इसको इनबिल्ट किया गया है। मित्रों, मैं आज विवेकानंद जी को भी कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो शिक्षा आम जन को जीवन के संघर्ष को झेलने के लिए समर्थ नहीं बनाती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। जो शिक्षा बच्चे के चरित्र को उद्गति प्रदान नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं। जो शिक्षा परोपकार की भावना पैदा नहीं करती है वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और शिक्षा बच्चे को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने इतिहास से ओतप्रोत नहीं करती है तो वो शिक्षा के कोई मायने नहीं है। और सालों तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके बीज डालने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 20-25 साल में ये जो बीज डाले हैं वो वटवृक्ष कर न केवल भारतवर्ष, समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा। इस प्रकार के बच्चे
महामानव बनकर यहां निकल पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति ये तीन आधार पर इसका सरल अनुवाद करने का काम हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। 21वीं सदी का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी संस्कृति के साथ अगर बच्चे को हम सिखाएंगे तो ही ये बच्चा आगे निकल पाएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है मित्रों। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वभाषा को बहुत बल दिया गया है। जो बच्चा अपनी भाषा में नहीं सोचता है वो बच्चा अपनी संस्कृति को नहीं समझ सकता है। जो भाषा सोचने से चिंतन की प्रक्रिया के आगे नहीं बढ़ता है वो बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता है। जिस बच्चे के तर्क को धार देने की इसमें व्यवस्था नहीं है वो कभी भी स्वतः अपना रास्ता तय नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे में विश्लेषण करने की क्षमता की निर्मित न हो वो बच्चा कभी भी अच्छा आयोजक नहीं बन सकता है। और इसमें सिंह जैसा साहस पैदा अगर शिक्षा नीति नहीं करती है तो वो देश का भला नहीं कर सकता है। ये शिक्षा नीति भारत के भविष्य की नींव है और ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना करने वाली भी नींव है। इसमें कोई विवाद, कोई संशय इसका स्टडी करने वाले को मन में नहीं होगा। इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं: सामर्थ्य, पहुंच, गुणवत्ता, निष्पक्षता और जवाबदेही। ये 5 प्रमुख स्तंभों के आधार पर, ये 5 प्रमुख लिंब के आधार पर शिक्षा नीति को ऊपर उठाया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 की जो व्यवस्था है उसको बदलकर 5-3-3-4 की नई शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। वो बहुत सोच समझ कर किया गया है क्योंकि शिक्षा के अनेक प्रकार के स्तर आते हैं और ये हर स्तर पर शिक्षा को नए आयाम के साथ बच्चे के साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए एक लेवल पर, एक स्तर पर बच्चे को तय करना पड़ेगा कि मुझे कहां जाना है। उस वक्त उसके पास सारे ऑप्शन खुले हो और उस वक्त वो निर्णय कर पाए, इतनी सक्षमता भी उसमें हो। इस प्रकार से 5-3-3-4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर नए पाठ्यक्रमों की रचना करने वाले हैं। और नए पाठ्यक्रमों में मैंने कहा कि मन की शक्ति को बढ़ाना ये मूल चीज पर बहुत थ्रस्ट दिया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एक नए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, मुख्यधारा की शिक्षा के बरोबर ही इसको सम्मान देकर हमने इसको स्थान दिया है। भारतीय भाषाएं, हमारी कलाएं और हमारी संस्कृति को हमने प्राथमिकता दी है। हमारी शिक्षा पद्धति ने विज्ञान के हर क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधान किए। भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा क्षमता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, क्षमता भाषा के अंदर नहीं होती। अगर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में हो, कोई इसकी क्षमता को नकार नहीं सकता। अनेक प्रकार की हीन भावनाएं हमारे अंदर, समाज के अंदर खड़ी की है। हीन भावनाओं को, समाज को त्याग करने का समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने अपनी अपनी भाषाओं को समाहित करते हुए, संरक्षित करते हुए ढेर सारे अनुसंधान करे, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो। तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में हुआ है। भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज जी को कि मेडिकल एजुकेशन का पहला सेमेस्टर का कोर्स उनका तैयार है। मैंने पुस्तक देखी भी। और जब बच्चा अपनी भाषा में लिखता है, अपनी भाषा में सोचता है, तो उसको मौलिक चिंतन करने का एक मौका मिलता है। और जब अन्य भाषा में सोचता है तो उसकी सोच कुंठित हो जाती है। अगर उसकी सोच को उन्मुक्त बनाना है, उसकी सोच को उन्नत बनाना है,
तो अपनी भाषा में पढ़ने के लिए उसको मौका देना चाहिए। और मोदी जी ने आज समग्र विश्व के अंदर ये तय किया है, कोई भी बड़े से बड़ा फोरम हो, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो फर्राटे की हिंदी में भाषण करते हैं और पूरी दुनिया ध्यान से सुनती भी है और मानती भी है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये हीन भाव से, लघुता ग्रंथि से समग्र समाज को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी परंपरा को बच्चा तभी जान सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, तभी ये जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो सोचेगा, तभी वो जान सकता है जब अपनी मातृभाषा में वो लिखेगा। और ये उसका अधिकार है। वो अधिकार देने का काम आजादी के 75 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है। त्रिभाषा के सूत्र को स्वीकार किया गया है। ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रहेगी। और उसी में से मुझे विश्वास है कि बड़े बड़े विद्वान और बड़े क्षमतावान नागरिक हम पैदा कर पाएंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, किसी भी बच्चे को अगर बड़ा व्यक्ति बनना है तो हमारे यहाँ तैतरेयी उपनिषद के अंदर पंचकोश की जो शिक्षा पद्धति का वर्णन है उसको समझे बगैर नहीं कर सकते। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा जिस बच्चे ने नहीं करी होगी उसको ये कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। मैं तो उसी प्रकार की विद्या से मुझे पढ़ाया गया है, मैं जानता हूं ये तैतरीय उपनिषद क्या है। मगर तैतरीय उपनिषद की टेक्निकलिटी में जाने बगैर अन्न कोश से लेकर आनंदमय कोश की पूरी यात्रा हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर इनबिल्ट है और प्राथमिक शिक्षा इसी के आधार पर होने वाली है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे मूल संस्कार को आधुनिक रूप से बच्चों के सामने रखकर उसकी सारी ऊंचाइयों से अवगत कराना, उसकी सारी ऊंचाइयों का फायदा उनको हो, उनकी सारी ऊंचाइयों का उनको अनुभव मिले और वो अपने आप को विश्व मानव बना पाए, इस प्रकार का एक प्रयोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने करने के लिए हमने सभा है। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन ये नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखाओं को उसको भी सभी स्थानीय भाषाओं में, सभी राज्य की भाषाओं में संशोधित किया जाएगा और विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्ता वाली नए अभ्यासक्रमों की रचना के लिए भी काम करें। इसमें टीचर ट्रेनिंग का भी काम का है। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इस पर बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया गया है, बहुत भार दिया गया है। और ये जो भाषाओं का हमारा आग्रह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको लचीला बनाने का भी सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। भाषा अगर लचीली नहीं बनती है तो भाषाएं समाप्त हो जाती है। भाषा ने सबको स्वीकारने की खुलापन होना चाहिए, वो खुलेपन को भी इसमें स्पेस रखी है। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए, व्यावसायिक परीक्षण की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता हो उस शिक्षा में वो जा जाए। 10वीं कक्षा में, 6ठी के बाद 10वीं कक्षा में एक अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे जिससे अपनी वो कैरियर करें। मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि 10वीं कक्षा में इसकी कैरियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी। वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की नींव प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है। एक जमाना था कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। आज भी मैं मानता हूँ अगर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होगा तो दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आ पाए, ऐसी पूरी संभावना मैं यहाँ पर देखता हूँ। मैंने दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हुए हैं, इसको अगर बारीकी से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय व्यक्तियों ने करे हुए रिसर्च ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को हमने 3 साल से 4 साल बढ़ाने का काम किया है, जिसमें
वो इसलिए किया है कि विकल्प बहुत ज्यादा बच्चे के सामने रखे हैं, वो अपने विकल्प चुन सके। नीचे अगर कोई और स्ट्रीम का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अब विकल्प बदलना है तो उसको 4 साल के अंदर पूरा आत्मसात कर सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी व्यवस्था को भी हमने स्वीकार किया है, जिससे इतने बड़े देश में भाषाओं की तो विविधता हो सकती है, टैलेंट में विविधता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की सभी परीक्षाओं का कोर्स, उसका अभ्यासक्रम एक ही होगा, परीक्षा भी एक ही होगी। हमने टेक्नोलॉजी को और हर एक क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसके लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर रखी है। 2013-14 में जीडीपी का 3.84% खर्च होता था, 19-20 के बजट में 4.39%। इतनी बड़ी बढ़ोतरी, भारत का जीडीपी कोई कम नहीं है, इतनी बड़ी बढ़ोतरी हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कही गए। और समग्र शिक्षा 2018-19 में एक एकीकृत योजना के रूप में शुरू की गई। इसके अच्छे नतीजे 2 साल में हमने देखे हैं। जो लोग इसके नतीजों का एनालिसिस करते होंगे, मैं करता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि समग्र शिक्षा का एक नया स्वरूप एकीकृत योजना का जो हम लेकर आए हैं वो बहुत परिणामदायी बनने वाला है। और इसको हमने एनईपी के साथ, इसकी सिफारिशों के साथ भी जोड़ा है। टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर निपुण भारत मिशन, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के अंदर व्यवस्था के लिए विद्या प्रवेश, पूरी स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन, विद्यांजलि, भारत के पुराने ज्ञान को एकीकृत करने के लिए इसके लिए रखा गया है। निष्ठा शिक्षा में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हमने रखा है। 2014 से लेकर 2022 तक मैं कुछ आंकड़े आपको जरूर कहना चाहता हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री 2013-14 में 96.5%, अच्छा ही माना जाएगा, मगर इससे संतोष नहीं है। हमने जो परिवर्तन करे हैं 2021-22 में 96.5 से बढ़कर 99.4 तक एनरोलमेंट बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। नेट एनरोलमेंट वो भी बढ़कर 88.9% से बढ़कर 92.7% हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ड्रॉप आउट इस देश की बहुत बड़ी समस्या थी और ड्रॉप आउट हुए बच्चे, उनको, वो अबोध बच्चों को मालूम भी नहीं है कि वो पूरा जीवन कैसे अपना निकालेंगे। वो जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो बच्चों को ड्रॉप आउट न होने दे, इसकी शिक्षा पूरी हो तब तक की चिंता करें। और ड्रॉप आउट ऑल जो अब है वो पहले 4.2 था, अब 1.3% है। मतलब लगभग शून्य की दिशा में हम गति कर रहे हैं। एक सरकार कभी भी शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक शिक्षक और प्राध्यापक का इसको सहयोग न मिले और वो परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी न बने। तो शिक्षक और प्राध्यापक का परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोग लेना वो बहुत जरूरी है और वो सहयोग तभी मिल सकता है जब आप स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभ्यास करेंगे और इसकी खूबियों से बच्चों को अवगत कराएंगे। मित्रों, विश्व स्तरीय अवसंरचना और संस्थान, इसके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। 99 संस्थानों को आइडेंटिफाई कर 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने सिर्फ 100 कॉलेजों, 100 संस्थानों के अंदर करा, क्योंकि उसको वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं और स्पर्धा से किया है। इसमें कोई किसी की सिफारिश से नहीं हुआ। ऑनलाइन स्पर्धा और पैरामीटर्स, कठोर पैरामीटर्स तय कर इसके अंदर से सबको लिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है शायद 5 साल के बाद जब विश्व स्तरीय संस्थानों का इंटरनेशनल तालिका बनेगी, उसमें भारत के संस्थान 1 से 10 के अंदर हमें जरूर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 33,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और पीछे एफर्ट्स भी लगा है। 35 भारतीय विश्वविद्यालयों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में अपना स्थान निश्चित करा है। अभी तो 50 के अंदर है।
परंतु मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है, ये 1 से 10 के अंदर करेंगे, तब जाकर पूरी दुनिया ज्ञान लेने के लिए यहां पर आई। अंग्रेजी के मोह के अंदर हम हमारे टैलेंट का 5% ही उपयोग देश के विकास में कर रहे हैं, क्योंकि आज भी 95% बच्चे मातृभाषा में पढ़ते हैं। क्या इनके अंदर टैलेंट नहीं है? हमने हमारे विकास को सीमित कर दिया। जिस दिन स्थानीय भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा देश की हर व्यवस्था के अंदर इसकी पूछ होगी, भारत विश्व के फलक पर सूर्य की भांति चमकेगा। इसलिए क्योंकि 5% टैलेंट का उपयोग करते हुए भी मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में भारत आज आगे है। 100% टैलेंट अगर देश के विकास के अंदर, देश को सम्मान दिलाने के लिए और दुनिया के अंदर अपना डंका बजाने के लिए काम में आता है, तो मुझे विश्वास है कि ये पूरी स्थिति बदल जाएगी। इसलिए जेईई और नीट में 12 भाषाओं को हमने परीक्षा आयोजित करना शुरू कर दिया है। 13 भाषाओं में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET को भी आयोजित किया गया है। 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और अब गुजराती में भी हम इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम एमटेक तक का बना दिए हैं और इसकी पढ़ाई लिखाई अब चालू हो रही है। मेडिकल का अभ्यासक्रम शिवराज जी ने फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कर दिया है। कुछ ही समय में इसका शुरुआत होगा। मेरा उनसे आग्रह है, मुझे जरूर बुलाएं, क्योंकि मैं इस बात का बहुत आग्रह हूं कि हमारी भाषाओं के अंदर मेडिकल और टेक्निकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा नीति की राह देखकर बैठे रहे। हमने पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये 8 साल के अंदर पूरा कर दिया है और कोरोना काल होने के बावजूद भी 2 साल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रगति है, इसको बाकी जब शिक्षा नीतियां आई, कुछ शिक्षा नीति तो बुक में ही रह गई, नीचे जमीन पर उतरी ही नहीं। मगर कोरोना होने के बावजूद भी हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत अच्छा प्रगति किया है, क्योंकि जिसको भारत के निर्माण में रुचि है उसको शिक्षा के अंदर रुचि रखनी ही चाहिए। मगर मेरे सामने आप सब लोग जो बैठे हैं, चाहे उच्च शिक्षा में काम करने वाले हो, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर काम करने वाले हो या सेकेंडरी में, आपने समग्र शिक्षा नीति को इसके सार के साथ शब्दों से नहीं, इसके अर्थ को पढ़कर इसको विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा। चाहे आप हायर एजुकेशन के अंदर काम करते हो, कोई हायर एजुकेशन के अंदर वयस्क बच्चे आते हैं, मगर उसका छोटा भाई होगा, उसको भी फ्यूचर में बच्चा आएगा। एक बार नई शिक्षा नीति को जन जन के मन के अंदर सरलता से स्पष्ट करने की जरूरत है। ये कर देंगे तो मैं इसके अंदर मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत के निर्माण का बीज देख रहा हूं। ये बीज जो 2020 में बोया है, वो 20 साल आते आते एक वट वृक्ष बनकर न केवल भारत, समग्र विश्व को छाया देने का काम करेगा, समग्र विश्व को विकास देने का काम करेगा और वसुदेव कुटुंबकम के अपने कल्पना को चरितार्थ करेगा। फिर से एक बार आप सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गहन अध्ययन करें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें और उसके सार अर्थ आप विद्यार्थियों तक